हेलो दोस्तों अगर आप बिहार बीएड एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंस होगा। दोस्तों इसमें मैं आपको समान ज्ञान के कुल 40 क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस होगा और साथ में इसके फैक्ट भी बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्न में किसके अनुसार अशोक ने लगभग ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। तो बताइए यहाँ पे जो है कलिंग पे आक्रमण किस शिलालेख में किया गया है? 7वां शिलालेख, चौथा शिलालेख, 5वां शिलालेख या 13वां शिलालेख? अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें से कलिंग युद्ध का जो वर्णन किया गया है वो कौन से शिलालेख में किया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 13वें शिलालेख में किया गया है। 261 ईसा पूर्व में जो है वो कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक है, जिनमें से अशोक के 13वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। चलिए इसके फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। अशोक के टोटल 14 शिलालेख है जिसमें कि इसकी खोज जो है 1750 में पांदेती पेंथेलर नामक व्यक्ति ने किया था। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पांदेती पेंथेलर नामक व्यक्ति ने किया था, ठीक है। और सबसे पहले जो है सफलतापूर्वक इसको पढ़ने का जो श्रेय दिया गया है वो 1837 में वो जेम्स प्रिसेप को दिया गया है। चलिए इसके सातवें देखिए यहाँ पे दिया गया है सातवें शिलालेख। सातवें शिलालेख में अशोक के सातवें शिलालेख में कहा गया है कि इसमें तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। अशोक के सातवें शिलालेख में जो है वो तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है और अशोक का सबसे लंबा जो शिलालेख है वो 7वां ही शिलालेख है। चलिए देखिए यहाँ पे चौथा शिलालेख दिया गया है ऑप्शन में। तो चौथा शिलालेख में देखिए क्या क्या कहा गया है, इसमें भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा किया गया है। अशोक के चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा किया गया है। चलिए देखिए यहाँ पे 5वां शिलालेख में देखिए क्या कह रहा है। इस शिलालेख में जो है धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। तो जितने भी ऑप्शन थे उससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे फैक्ट बता दिया, तो शायद आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर हो सकता है? देखिए हमारे पास दिया है। पहली जो सिंधु घाटी सभ्यता थी क्या वो नगरीय सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता क्या वो ग्रामीण सभ्यता थी? दूसरा देखिए यहाँ पे कह रहा है पहली व्यापारिक और महत्व देती थी, जबकि सिंधु घाटी जो है व्यापारिक को, और जो हमारा ये वैदिक सभ्यता है वो धर्म को महत्व देती थी। तीसरा कह रहा है पहली अहिंसा में विश्वास करती थी, जबकि दूसरा जो था वो अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता का कोई विशेष नियम नहीं था। देखिए यहाँ पे चौथा कह रहा है पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी, जबकि दूसरी में बरगद की। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मुख्य अंतर क्या हो सकता है? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में यह जो थी यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि दूसरी ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाती थी। चलिए इसके फैक्ट के बारे में चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसका जो काल था वो 2400 ईसा पूर्व से जो है वो 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है, ठीक है। ये ईसा पूर्व मानी जाती है, ईसा पूर्व मानी जाती है। 2400 से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। और जो है यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और इसकी खोज जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, इल्तुतमिश या बलबन का? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मोहम्मद गौरी का था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जिन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे मोहम्मद गौरी के बारे में
बोला जा रहा है। तो मोहम्मद गौरी की जो हत्या हुई थी वो 1206 ईस्वी में कर दी गई थी। ठीक है, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी पर्यटक कौन था? तो बताइए, देखिए, डुरेट, बैरोबोज, बर्नियर, थॉमस रो या निकोलो कॉन्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो हमारा हो जाएगा निकोलो कॉन्टी। ठीक है, निकोलो कॉन्टी जो था वो विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में जो है वो यात्रा करने वाला पर इतालवी पर्यटन था, निकोलो कॉन्टी। ठीक है, और यह जो था यूरोप का निवासी था, यूरोप निवासी था निकोलो कॉन्टी। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? तो नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह। तो इन चार महापुरुषों में से जो है वो किसने भाग 1857 की क्रांति में नहीं लिया था? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि 1857 में जो है भगत सिंह का जन्म नहीं हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भगत सिंह का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, जिसको जो है लाहौर षड्यंत्र के तहत इन्हें 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। लाहौर षड्यंत्र के तहत जो है इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुना दी गई थी। तो इनमें से राइट आंसर क्या होने वाला हो जाएगा? तो भगत सिंह जो है 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग उठाई गई थी। लाहौर अधिवेशन 1929, रामगढ़ अधिवेशन 1940, हरिपुरा अधिवेशन 1938 या फिर कराची अधिवेशन 1931 को। तो कांग्रेस के पहली बार अधिवेशन में जो है वो मौलिक अधिकारों की मांग को उठाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, कौन से अधिवेशन में उठाया गया था? तो कराची अधिवेशन 1931 में जो है मौलिक अधिकारों की मांग को पहली बार रखा था कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट पढ़ लेते हैं। देखिए कराची अधिवेशन जो है 1931 को, ये 29 मार्च 1931 ईस्वी को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो है कराची में अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसमें जो है पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग उठाई गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी, किसकी जांच के लिए बनाई गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति जो है वो किसकी जांच के लिए बनाई गई थी? ब्लैक होल घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1857 का विद्रोह, या फिर बंगाल विभाजन के बाद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो है वो हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? चलिए इसके फैक्ट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को जो है हंटर आयोग की नियुक्ति हुआ था, और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है हुआ था। निम्न में कौन से कथन सत्य है? फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में बिहार, वैशाली एवं पाटलिपुत्र का वर्णन किया है, क्या ये सही है? या फिर ह्वेन-सांग चीनी यात्री ने जो थे बिहार के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की तथा प्राचीन बिहार के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियों को अपने यात्रा वृत्तांत में शामिल किया, तो ये सही है। तो बताइए इसका, चलिए देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि चीनी यात्री इत्सिंग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान नालंदा महाविहार में शिक्षा ग्रहण की तथा प्राचीन बिहार के संबंध में अपने यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया। तो बताइए हमारे पास ये 3 ऑप्शन दिया गया है, क्या सिर्फ 1 जो मैंने बोला वो सही है, या 2, या फिर 1, 2, 3 तीनों सही है, या फिर ना 1 ना और ना ही 2 सही है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1, 2 एवं 3 तीनों सही हैं। ठीक है, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, शिवानंद या शिवाजी गणेशन? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो शिवानंद है। ठीक है, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? तो शिवानंद है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबंध नहीं था? तो भारतीय संविधान सभा से कौन सा दल जो है संबंध नहीं था? जनसंघ, हिंदू महासभा, समाजवादी पार्टी या उपयुक्त सभी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सभी हो जाएगा। जनसंघ, हिंदू महासभा, समाजवादी पार्टी, ये जो है भारतीय संविधान सभा से संबंध नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? किसी राज्य में जो है राज्यपाल की नियुक्ति की आयु कितनी होती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 35 वर्ष है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति की आयु, न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। चलिए इसके फैक्ट जान लेते हैं थोड़ी सी। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और एक राज्य का प्रधान भी कहलाता है राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो बिहार के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बिहार के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के गृह मंत्री? ऊपर मैंने जस्ट अभी बताया राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है? तो देखिए मंगल और शुक्र, बुध और शुक्र, मंगल और बुध, नेपच्यून और प्लूटो। तो बताइए इसमें से कौन से दो उपग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है? तो वो हैं बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? बर्मुडा, सीरिया, नाइजीरिया या वेटिकन? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से किस देश का क्षेत्रफल जो है सबसे कम है? तो वेटिकन। वेटिकन सिटी जो है वहाँ का जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा के साथ है? तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है। देखिए मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। फिर यहाँ पे दूसरा कह रहा है मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। तीसरा कह रहा है मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन से वो राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा के साथ लगे हैं? ठीक है, तो बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये वो सीमाएं हैं, ये वो राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा के साथ क्या है? लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या फिर ताप्ती? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो गोदावरी नदी है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर लंबी है। गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर कुल लंबाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में गंगा के मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? तो बिहार में गंगा के मैदान को जो है वो कितने भागों में बांटा गया है? बताइए 3 भाग, 5 भाग, 2 भाग या फिर 4 भागों में? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 भागों में बांटा गया है। बिहार के गंगा के मैदानी भागों को 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं? तो उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधीवादी योजना किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमन नारायण, जयप्रकाश नारायण? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो है गांधीवादी योजना किसने प्रस्तुत किया था? तो श्रीमन नारायण ने जो है ये योजना प्रस्तुत किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड। देखिए कोयला जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो कोयला जो है ये झरिया से प्राप्त होता है। उसके बाद लोहा की बात कर रहा है तो लोहा जो है ये हमारा राउरकेला से प्राप्त होता है। फिर देखिए यहाँ पे जो है वो लिग्नाइट कह रहा है तो लिग्नाइट जो है वो नेवेली से प्राप्त होता है। तथा हजारीबाग से क्या प्राप्त होता है?
अवरक प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा चीज़ देखिए, अब कौन सा मिलान है यहाँ पे हमारा दिया गया है, वो हम इसे मिलान कर लेंगे। तो देखिए हमारा जो है ये मिलान जो है वो क्या कौन सा हो जाएगा, तो हमारा मिलान, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में सोरे के महत्वपूर्ण उत्पादक मिले हैं, तो बिहार में सोरे के महत्वपूर्ण उत्पादक कहाँ पे मिले हैं, तो इसका राइट आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, या पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, या फिर ऑप्शन नंबर डी वैशाली, छपरा, गोपालगंज, सीवान, पश्चिमी चंपारण। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिहार में सोरे के महत्वपूर्ण उत्पादक मिल जो है मिले हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण में जो है ये सबसे अधिक सोरा उत्पादन मिले हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र के बल की रेखाएं आपस में डैश होती है, समांतर तथा समान दूरी पर, लंबवत, 60 डिग्री पर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बल की रेखाएं जो आपस में समांतर तथा समान दूरी पर होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गर्मी के मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है, क्योंकि हवा की ताप संचालकता बढ़ाती है, पंखा हवा को ठंडा करता है, पसीना तेजी से वाष्पित होता है, या फिर पंखा ठंडी का हवा का विसरण करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पसीना तेजी से वाष्पित होता है। ठीक है, गर्मी के मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि पसीना तेजी से वाष्पित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति से घूर्णन किससे मापी जाती है। तो एक उड़ते हुए चक्के की जो है वो प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, बैरोमीटर, एनेमोमीटर, हाइग्रोमीटर, या स्टेथोस्कोप। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो स्टेथोस्कोप से मापी जाती है। ठीक है, चलिए इसके फैक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे बैरोमीटर के बारे में चर्चा किया गया है। तो बैरोमीटर से जो है ये वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अब देखिए एनीमोमीटर के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो एनीमोमीटर जो है ये वायु का वेग को मापने के काम आता है। हाइग्रोमीटर से जो है वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक है, तो एक उड़ते हुए चक्के की गति किससे मापते हैं, तो स्टेथोस्कोप से मापते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, या इनमें से कोई नहीं। यदि चंद्रमा पर विस्फोट हो तो इसकी आवाज की सुनाई जो है वो कितने समय बाद सुनाई देगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो है वो निर्वात है। जब चंद्रमा पे बम विस्फोट होगा तो उसकी आवाज़ जो है पृथ्वी पे नहीं आएगा। निर्वात में जो है वो ध्वनि नहीं चल सकती है। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है TNT, नाइट्रोग्लिसरीन, पिक्रिक अम्ल, या RDX। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं। तो अधातुओं के ऑक्साइड जो है ये क्या होते हैं, बताइए। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अधातुओं के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। ठीक है, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अब चलिए फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अगर 7 से किसी का pH मान 7 से अगर कम हो तो वो जो है अम्लीय कहलाएगा। ठीक है, अगर 7 से किसी pH का मान जो है वो कम हो तो वो क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। अगर 7 से अधिक हो तो क्या कहलाएगा, वो क्षारीय कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है? नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए, घोल में किसी तत्व की पहचान के लिए, ऑर्गेनिक यौगिकों में नाइट्रोजन को मापने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो नाइट्रेट के विश्लेषण के लिए किया जाता है। ठीक है, ब्राउनिंग रिंग परीक्षण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो नाइट्रेट के विश्लेषण के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मत्स्यों का, सरीसृपों का, स्तनधारियों का, या फिर कीटों का? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो कीटों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है कहाँ? जैव द्रव द्वारा, तिल्ली द्वारा, लाल अस्थिमज्जा द्वारा, या फेफड़ा द्वारा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लाल अस्थिमज्जा के द्वारा जो है लाल रक्त कण का निर्माण होता है। ठीक है, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कैसे होता है? लाल अस्थिमज्जा के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है असंगत को ज्ञात कीजिए। तो इनमें से असंगत देखिए मधुमेह, स्कर्वी, रिकेटस, बेरी। तो बताइए इसमें से जो है असंगत कौन सा है? देखिए बेरी जो रोग है वो असंगत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? शर्करा, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, पोटेशियम क्लोराइड? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निर्जलीकरण के दौरान जो है हमारे शरीर का जो है सोडियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा क्षय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 मीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 1.12 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 112 किलोमीटर प्रति सेकेंड? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, पलायन वेग का मान मतलब ये होता है कि अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर क्षैतिज में फेंकेंगे तो वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से जाने के बाद जो है वो पृथ्वी की ओर कभी वापस नहीं आता है, वो पलायन कर जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाउंड को किलोग्राम में बदलने के लिए गुना करना पड़ता है। तो पाउंड को जो है वो किलोग्राम में बदलने के लिए क्या गुना करना पड़ता है? 0.4563 द्वारा, या 0.3456 द्वारा, या 0.4356 द्वारा, या 0.6543 के द्वारा? तो बताइए पाउंड को जो है हम किलोग्राम में बदलने के लिए जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.4536 के द्वारा हम गुना करते हैं पाउंड में, तब वो किलोग्राम में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? एटलस, लियो, एनियक, या लिंक? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा इनमें से जो है प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है वो LEO जो है, लियो जो है वो प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए अक्षर प्रति मिनट, CPM, पंक्ति प्रति मिनट, LPM, पृष्ठ प्रति मिनट, PPM, या शब्द प्रति मिनट, WPM? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो है आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो है वो पृष्ठ प्रति मिनट, PPM का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पहले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? मेलबोर्न, लंदन, हैमिल्टन, या सिडनी में? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले राष्ट्रमंडल खेल का शुभारंभ कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो ये जो है हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। पहले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। चलिए इसके फैक्ट पढ़ते हैं। पहले राष्ट्रमंडल खेल का जो है शुभारंभ 1923 ईस्वी में जो है कनाडा के हैमिल्टन और टेरियो शहर में आयोजित किया गया था, जिसमें कि विश्व के कुल 11 देश की टीमों ने जो है वहाँ पे भाग लिया था।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है म्यांमार किसका नया नाम है, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड या बर्मा का। तो म्यांमार जो है इनमें से किस देश का नाम जो है बदलकर म्यांमार कर दिया है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो बर्मा हो जाएगा। बर्मा का नाम जो है ये बदलकर म्यांमार कर दिया गया है। ये भारत के पूर्वी पड़ोसी देश है, ठीक है, जिसकी राजधानी जो था पहले रंगून था और अब नाम इसका बदलकर यांगून कर दिया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे श्रीलंका की बात किया गया है, तो श्रीलंका का पुराना नाम जो था वो सिलोन था, ठीक है, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। और थाईलैंड की बात क्या किया गया है, तो थाईलैंड का जो पुराना नाम था वो स्वर्ण भूमि था, ठीक है, स्वर्ण भूमि था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत फाल्कन रडार किस देश से खरीदा है। भारत ने जो है वो फाल्कन रडार किस देश से खरीदा है, इजराइल से, अमेरिका से, रूस से या फिर चीन से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा इजराइल से खरीदा था। भारत ने जो है फाल्कन रडार इजराइल से खरीदा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बेसहारा बालिकाओं के लिए निशांत की स्थापना कहाँ की गई थी। तो बेसहारा बालिकाओं के लिए निशांत की स्थापना जो है वो कहाँ पे की गई थी, भागलपुर में, पटना में, मुजफ्फरपुर में, मुंगेर में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका जो है पटना में हो जाएगा, ठीक है। वो जो है बेसहारा बालिकाओं के लिए निशांत की स्थापना पटना में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पुरातात्विक सामग्रियों के लिए चंद्रभारी संग्रहालय बिहार के किस जिले में स्थित है। तो बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, पटना, वैशाली, नालंदा या फिर दरभंगा। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पटना। पुरातात्विक सामग्रियों के लिए चंद्रभारी संग्रहालय जो है बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया था, तो दरभंगा जिले में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखा है बिहार बीएड का, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।